उस बिल्डिंग में वो हमारा पहला दिन था। थकान की वजह से हम सबका बुरा हाल था। हम लोग सारा सामान सेट करने की कोशिश में ही थे कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोलकर देखा तो सामने एक महिला खड़ी थी। अपना परिचय देते हुए वो बोली, मेरा नाम सरला है, आपके सामने वाले फ्लैट में रहती हूँ। आप नए नए आए हैं, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेहिचक कहिएगा। मैंने नीचे से ऊपर तक उन्हें देखा। माथे पर लगी गोल बड़ी सी बिंदी, साड़ी का सीधा पल्ला, लंबा कद और भरा बदन उनके अच्छे परिवार से होने का परिचय दे रहा था। कुछ ही देर बाद उनकी काम वाली बाई आई और चाय की केतली के साथ नाश्ते की ट्रे भी रख गई। सचमुच उस समय मुझे बेहद राहत सी महसूस हुई। आज रात का डिनर आप लोग हमारे साथ कीजिए। मेरे मना करने पर भी सरला जी आग्रह पूर्वक बोली, देखिए आपके लिए मैं कुछ खास तो बना नहीं रही हूँ, जो दाल रोटी हम खाते हैं वही आपको भी खिलाएंगे। रात के खाने पर सरला जी ने कई तरह की स्वादिष्ट पकवानों से मेज सजा दी। राजमा, चावल, दही बड़े, आलू गोभी और न जाने क्या क्या। तो इस खाने को आप दाल रोटी कहती हैं? मैंने मजाकिया स्वर में सरला से पूछा तो वो हंस दी। जवाब उनके पति प्रोफेसर रमाकांत जी ने दिया, आपके बहाने आज मुझे भी अच्छा खाने को मिल गया, वरना सच में दाल रोटी से ही गुजारा करना पड़ता है। लौटते समय सरला जी ने 2 फोल्डिंग पलंग और गद्दे भी भिजवा दिए। हम दोनों पति पत्नी इसके लिए उन्हें मना ही करते रहे, पर उन्होंने हमारी एक नहीं चलने दी। अगली सुबह रवि दफ्तर जाते समय हमारे 15 साल के बेटे शुभम को भी साथ ले गए। स्कूल में दाखिले के साथ नए गैस कनेक्शन, नए फोन कनेक्शन, राशन कार्ड जैसे कई छोटे मोटे काम थे जो वो एक साथ निपटाना चाह रहे थे। ब्रीफकेस लेकर रवि जैसे ही बाहर निकले, सरला जी से भेंट हो गई। उनके हाथ में एक पर्ची थी। रवि को हाथ में देते हुए बोली, भाई साहब, कल रात में आपको अपना टेलीफोन नंबर देना भूल गई थी। जब तक आपको फोन कनेक्शन मिले तब तक आप हमारा फोन इस्तेमाल कर सकते हैं। सरला जी ने 2 दिन में ही हमारे लिए काम वाली बाई और अखबार वाले का इंतजाम भी कर दिया। जब घर सेट हो गया तब भी सरला को जब भी समय मिलता आकर हमारे घर बैठ जाती। उन्हें पूरी कॉलोनी के हर एक घर की खबर रहती थी, किसके घर में कौन आ रहा है, किसके घर में कौन जा रहा है। उस समय मैं सामान का बॉक्स खोल रही थी कि अचानक मेरी उंगली में पेचकस लगने से मेरे मुंह से चीख निकल गई। तो सरला जी मेरे पास सरक आई। उंगली से खून निकलता देखकर वो अपने घर से कुछ दवाइयाँ और पट्टी ले आई और मेरी चोट पर बांधते हुए बोली, जो काम आदमियों का है वो तुम क्यों करती हो? ये शुभम क्या करता रहता है पूरा दिन? सरला जी की तेज आवाज सुनकर शुभम कांप उठा। बेचारा वैसे ही मेरी चोट को देखकर घबरा रहा था। जब तक मैं कुछ कहती, उन्होंने लगभग डांटते हुए शुभम को समझाया, माँ का हाथ बटाया करो। ये कहाँ की अक्लमंदी है कि बच्चे आराम फरमाते रहें और माँ काम करती रहे। शुभम अपने आंसू दबाता हुआ घर के अंदर चला गया। मैं अपनी बेटे की उदासी कैसे सहती, इसीलिए बोली, सरला जी, शुभम मेरी बहुत मदद करता है, पर आजकल इंटरव्यू की तैयारी में बिजी है। इंटरव्यू? कैसा इंटरव्यू? दरअसल इसे दूसरे स्कूलों में तो दाखिला मिल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसे माउंट मैरी स्कूल में ही दाखिला मिले। क्यों? माउंट मैरी स्कूल में कोई खास बात है क्या? सरला ने भौहें उचकाकर पूछा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। अपने घर में किसी पड़ोसी का इतना ज्यादा दखल उस समय मुझे बुरी तरह से खल गया। बात को स्पष्ट करने के लिए मैंने कहा, ये स्कूल इस समय नंबर 1 पर है। यहाँ IIT और मेडिकल की कोचिंग भी स्टूडेंट्स को दी जाती है। मेरी बात सुनकर सरला बोली, अजी स्कूल के नाम से कुछ नहीं होता, पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ लेते हैं। ये तो है, फिर भी स्कूल पर काफी कुछ निर्भर करता है। तेज बुद्धि वाले बच्चों को अच्छी सुविधाएं मिले तो वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। मेरे ऐसा कहने पर सरला बोली, लेकिन इतना याद रखना पूनम, इन्हीं स्कूलों के बच्चे ड्रग एडिक्ट भी होते हैं। कुछ तो असामाजिक गतिविधियों में भी भाग लेते देखे गए हैं। इतना कहते कहते सरला हाँफने लगी। खैर, जैसे तैसे मैंने उन्हें विदा किया। सरला की जरूरत से ज्यादा आवाजाही और मेरे घरेलू मामले में दखल अंदाजी अब मुझे बहुत बुरी तरह से खलने लगी थी। कई बार सुना था कि पड़ोसी ने दूसरे के घर में घुसकर पहले तो दोस्ती करती हैं, बातें कुरेद कुरेद कर पूछती हैं, फिर उन्हें झगड़े में तब्दील करते देर नहीं लगती। एक दिन मैं और पड़ोसी ममता एक साथ कमरे में बैठे थे, तभी सरला आ गई और बोली, ये तुम्हारा पंखा बहुत आवाज करता है, कैसे सो पाती हो? ये कहकर वो अपने घर गई और अपना टेबल फैन उठाकर ले आई और बोली, कल ही मिस्त्री को बुलवाकर अपना पंखा ठीक करवा लेना, तब तक इस टेबल फैन से काम चला लो। पड़ोसी ममता के सामने उनकी ये बेवजह की घुसपैठ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। रवि दफ्तर के कामों में बेहद बिजी रहते थे, इसीलिए इन छोटे छोटे कामों के लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे। शुभम भी माउंट मैरी स्कूल में एडमिशन के इंटरव्यू को लेकर कुछ परेशानियों का सामना कर रहा था। मिस्त्री कहाँ से बुलाता? मैं भी इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई थी। मैंने सरला जी को धन्यवाद दिया और एक प्याली चाय बनाकर ले आई। चाय की चुस्कियों के बीच उन्होंने टटोलती सी नजर चारों ओर फेंक कर पूछा, शुभम कहाँ है? स्कूल में ही रुक गया है,
स्कूल की लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ेगा, आ जाएगा 4 बजे तक। ये सुनकर सरला के चेहरे पर चिंता की आड़ी तिरछी रेखाएं उभर आईं। कभी घड़ी की तरफ देखती तो कभी मेरी तरफ। लगभग 4:15 बजे शुभम लौटा और किताबें अपने कमरे में रखकर बाथरूम में घुस गया। मैंने तब तक दूध गर्म करके मेज पर रख दिया था। नए कपड़ों में शुभम को देखकर सरला जी ने मुझसे प्रश्न किया, शुभम कहीं जा रहा है क्या? हाँ, इसके एक दोस्त का आज जन्मदिन है, उसी की पार्टी में जा रहा है। शुभम घर से बाहर निकला तो वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली, पूनम, जमाना आजकल बड़ा खराब है। लड़का कहाँ जाता है, क्या करता है, इसकी संगत कैसी है, इन बातों का ध्यान रखा करो। अपना बच्चा चाहे बुरा ना हो, लेकिन दूसरे तो बिगाड़ने में देर नहीं करते। ये सुनकर मैं चुप रह गई। सरला की आए दिन की टीका टिप्पणी के कारण शुभम अब उनसे चिढ़ने लगा था। उनके आते ही उठकर चला जाता। मुझे भी उनकी जरूरत से ज्यादा घुसपैठ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन उनके अपनेपन से भरे स्नेही स्वभाव के कारण मैं विवश हो जाती थी। धीरे धीरे मैंने अपने घर का दरवाजा बंद रखना शुरू कर दिया। घर के अंदर घंटी बंद करने का स्विच और लगवा लिया। अब जब भी दरवाजे पर घंटी बजती, मैं आई होल में से झांकती। अगर सरला होती तो मैं घंटी को कुछ देर के लिए अनसुनी कर देती और ये समझकर कि घर के अंदर कोई नहीं है, वो लौट जाती। अब मुझे काफी राहत सी महसूस होने लगी थी। कई आधे अधूरे काम निपट गए थे। कुछ आराम करने का समय भी मिलने लगा था। शुभम भी अब बहुत खुश रहता था। पढ़ने के बाद जो भी थोड़ा बहुत समय मिलता वो मेरे पास बैठकर बिताता। शाम को जब रवि ऑफिस से लौटते, हम नीचे जाकर बैठ जाते। कुछ नए लोगों से जान पहचान बढ़ी, कुछ नए दोस्त भी बने। उन्हीं दिनों एक नई फिल्म लगी थी। हम दोनों पति पत्नी पिक्चर देखने गए। बरसों बाद अचानक रवि के मोबाइल की घंटी बजी। सरला जी थी। बदहवास परेशान सी बोली, भाई साहब, आप जहाँ भी हैं जल्दी घर आ जाइए। आपके घर का ताला तोड़कर चोरी करने की कोशिश की गई है। ये सुनकर धक से रह गया दिल। पिक्चर आधे में ही छोड़कर हम घर भागे। दौड़ती भागती मैं घर की सीढ़ियां चढ़ गई। रवि गाड़ी पार्क कर रहे थे। दरवाजे पर ही रमाकांत जी मिल गए। बोले, घबराने की कोई बात नहीं है भाभी जी, हमने चोर को पकड़कर अपने घर में बंद कर रखा है। पुलिस के आते ही उस लड़के को हम उनके हवाले कर देंगे। मैंने बदहवासी में दरवाजा खोला। अलमारी खुली हुई थी। कैमरा, वॉकमैन, घड़ी के साथ और भी कई छोटी मोटी चीजें थैले में डाल दी गई थी। लॉकर को भी चोर ने हथौड़े से तोड़ने की कोशिश की थी, पर सफल नहीं हो पाया था। एक दिन पहले ही रवि के दोस्त की शादी में पहनने के लिए मैं बैंक से सारे गहने निकलवा कर लाई थी। कुछ नकदी भी घर में पड़ी थी। अगर सरला ने समय पर बचाव न किया होता तो आज अनर्थ ही हो जाता। मैं और रवि कुछ पल बाद जब सरला के घर पहुंचे तो वो उस चोर लड़के को बुरी तरह से पीट रही थी। रमाकांत जी ने पत्नी के चंगुल से उस लड़के को छुड़ाया, फिर बोले, जान से ही मार डालोगी क्या इसे? तब सरला गुस्से में बोली, कमबख्त, पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया? कुछ ही देर में पुलिस आ गई और उस लड़के को पकड़कर अपने साथ ले गई। हम सबके चेहरे पर राहत के भाव उभर आए। इसके तुरंत बाद ही पसीने से लथपथ सरला के सीने में तेज दर्द उठा तो सब उन्हें सिटी हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि हार्ट अटैक है। 3 दिन और 2 रातों के बाद उन्हें होश आया। जिस दिन उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना था, हम पति पत्नी सुबह ही हॉस्पिटल पहुंच गए थे। डॉक्टर ने हमें समझाया कि इन्हें हर तरह की टेंशन से दूर रहना होगा। जरा सा भी ब्लड प्रेशर बढ़ा तो दोबारा हार्ट अटैक आ सकता है। रमाकांत जी कुर्सी पर बैठे एकटक अपनी पत्नी को देखे जा रहे थे। अचानक उनका गला भर आया। वे कांपते स्वर में बोले, जिसके दिल में जिंदगी भर का नासूर पड़ रहा हो वो भला टेंशन से कैसे दूर रह सकता है? पूनम जी, जिस लड़के ने आपके घर का ताला तोड़कर चोरी करने की कोशिश की वो हमारा बेटा था। विश्वास नहीं हुआ हमें अपने कानों पर। लोगों को शिक्षित करने वाले रमाकांत जी और पूरे मोहल्ले की हितैषी सरला का बेटा चोर, जो खुद के स्नेह से सबको सींचती रहती हैं, उनका अपना बेटा अपराधी। रमाकांत जी ने बताया, दरअसल सरला ने आप लोगों को कार में बिल्डिंग से बाहर जाते हुए देख लिया था। कोई आधा घंटा भी नहीं बीता होगा जब दूध लेकर लौट रही थी कि आपके घर का ताला नदारद था और दरवाजा अंदर से बंद था। पहले सरला ने सोचा कि शायद आप लोग लौट आए हैं, लेकिन जब अंदर से खटखट की आवाज सुनाई दी तो उन्हें शक हुआ। तुरंत उन्होंने धीरे से दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और चौकीदार को बुला लाई। थोड़ी देर में चौकीदार की मदद से चोर को अपने घर में बंद कर दिया और फोन पर पुलिस को सूचना भी दे दी। हक्की पक्की से हम पति पत्नी कभी एक दूसरे का चेहरा देखते तो कभी रमाकांत जी के चेहरे पर उतरते चढ़ते भावों को पढ़ने की कोशिश करते। शहर के सबसे अच्छे स्कूल माउंट मेरी कॉन्वेंट में हमने अपने बेटे का दाखिला करवाया था। टूटते बिखरते स्वर में रमाकांत जी बताने लगे, इकलौती संतान से हमें भी ढेरों उम्मीदें थी। यही सोचते थे कि हमारा बेटा भी होनहार निकलेगा, पर वो बुरी संगत में फंस गया। हम दोनों पति पत्नी समझते थे कि वो स्कूल गया है, पर वो स्कूल नहीं अपने आवारा दोस्तों के पास जाता था।
जब स्कूल से शिकायतें आई तो हमने डांट फटकार शुरू की, मारपीट का सिलसिला चला, पर सब बेकार गया। उसे तो नशे की ऐसी लत लगी कि पहले अपने घर से पैसे चुराता था, फिर पड़ोसियों के घरों में चोरी करने लगा। लोग हमसे शिकायतें करने लगे तो हमने साफ शब्दों में सबसे कह दिया कि ऐसी नालायक औलाद से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। रमाकांत जी की बात सुनकर अचानक मुझे याद आया वो दिन जब सरला जी ने स्कूल के मुद्दे को छेड़कर मुझसे कितनी बहस की थी। मेरे शुभम में शायद वो अपने बेटे की छवि देखती होंगी, तभी तो समय असमय आकर सलाह मशवरा दे जाती थी। ये सोचते ही मेरी आंखों की कोर से टप टप आंसू बहने लगे। सरला जी की ताकने झांकने की आदत से मैं कितना परेशान रहती थी। यही सोचती थी कि इनका अपने घर में मन नहीं लगता, पर आज असलियत जानकर पता चला कि जब अपना ही खून माँ बाप से रिश्ते को नकारते हुए बगावत का झंडा खड़ा कर बीच बाजार में इज्जत नीलाम कर दे तो उन बेचारे बेबस माँ बाप को कैसा महसूस होता होगा। सच व्यक्तित्व तो दर्पण की तरह होता है, जहाँ तक नजर देख पाती है उतनी ही सच्चाई हम पहचानते हैं। शीशे के पीछे पारे की पालिश तक कौन देख सकता है। काश सरला जी की प्रतिछवि को पार कर उनके टूटे दिल की कांच की चमक के पीछे की चुभन को मैंने पहचाना होता। ऐसा कांच जो खुद टूटने के बावजूद भी अपनी चमक से दूसरों के जीवन में रोशनी बिखेर रहा था। पर अब भी देर नहीं हुई थी। अब वो मेरे लिए सिर्फ पड़ोसन ही नहीं, मेरी आदरणीय बहन